चलो, हेलो 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 हेलो, बोलू? सबसे पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? क्या समझते हो एनवायरनमेंट से? अपने आसपास की जो भी चीजें हैं उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, सराउंडिंग्स को एनवायरनमेंट बोलते हैं। वैसे ही बिजनेस भी जिससे डील करता है उसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। मुझे बताओ, क्या बिजनेस को एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है? कॉमन सेंस से फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल दे सकते हो? एक एक करके, हाँ, जैसे टैक्स वगैरह बढ़ गए सरकार ने, ठीक है, और क्या? कोविड आ गया, ठीक है, और क्या? कोई नया फैशन आ गया, ठीक है। आपको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, कोई ऐसी चीज थी रॉ मटेरियल में, वो छापा लग गया, अब माल मिलेगा ही नहीं। उस चीज का एक ही सप्लायर था, अब उसने बिजनेस बंद कर दिया। ये सब भी तो है। तो आसपास जिस भी चीज से बिजनेस डील करता है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का बिजनेस में इन्फ्लुएंस होता है। ये पूरा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस, ये आपको पूरा रीड करना है, उसमें सिर्फ यही बताया कैसे बिजनेस को फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट से, ठीक है क्या? एनवायरनमेंट कितने मस्त मेन मेन कौन सा बता दे रहा हूं मैं, ये डायग्राम बता दे रहा हूं। एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर होता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो? जिससे बिजनेस डे टू डे बेसिस में डील करता है, जिससे डेली इंटरैक्ट करता है, जिस बिजनेस के एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे कौन हो जाएगा? एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ठीक है क्या? ये सब क्या है? डे टू डे इंटरैक्शन पे रहते हैं, वो कौन होते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। देखो, सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक्स। और मैक्रो में कौन कौन आता है? जिससे डे टू डे बेसिस में डील नहीं करते, लेकिन उससे पूरे सबको फर्क पड़ता है, सिर्फ एक मेरे बिजनेस को नहीं, सबको फर्क पड़ता है। जैसे कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, नेचुरल और इकोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में इसको पेस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। लीगल सबको फर्क पड़ता है। सरकार बदल गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, तो पॉलिटिकल हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? फिर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक, मान चलो रिसेशन आ गया देश में, तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। सोशियो कल्चरल क्या हो गया? वॉर हो गई, या दंगे हो गए, या कुछ भी ऐसा हो गया जिससे कोई त्योहार है तो भी, क्या बात समझ में आ रही है? अगर टेंशन चल रही है दो रिलीजन्स के बीच में अपने एरिया में, तो ये भी क्या है? सोशियोलॉजिकल। बोलो हाँ या नहीं? फिर क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है क्या? और क्या होता है? लीगल, ठीक है क्या? आपको कुछ भी लॉ चेंज हो गया, जीएसटी नया कानून आ गया, या कोई भी बिजनेस में नए कोई भी एक प्रोडक्ट है जो बैन हो गया, ऐसे करके होता है ना, प्लास्टिक बैन हो गई, कोई भी ऐसा कोई आ गया जिससे भी मार्केट में, इन्वायरमेंट में फर्क पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं अभी तुमको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ सोशियो कल्चर का। किसका? सोशियो। जैसे कि ओवर द पीरियड अपने देश में, जो मैंने फील किया, जो मेरा ये मानना है कि ओवर द पीरियड देश में क्या होता जा रहा है ना, कि ये जो रिलीजन्स का जो डिफरेंस है वो ओवर द पीरियड क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता है। हमको लगता है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ ठीक है, हम अपने धर्म का साथ देंगे, हमारा धर्म बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम ये नहीं समझते कि उससे हमारे बिजनेसेस में बहुत फर्क पड़ेगा, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी में सीधी सीधी सी बात है यार, अगर आपके यहाँ पे आए दिन, चाहे तुम हमसे झगड़ो या हम तुमसे झगड़े, अगर आए दिन झगड़े होंगे, आए दिन अगर दंगे होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बिजनेसेस हैम्पर होंगे। दंगे होते तो क्या होता है? दुकानें बंद होती हैं, है ना, बिजनेसेस बंद होते हैं, भारत बंद, देश बंद, ये सब चलता है। बात समझ में आ रही? चीजें जलाई जाती है, सब होता है। अब जब बिजनेसेस अल्टीमेटली हैम्पर होंगे, तो जो बिजनेस एफडीआई है, या फॉरेन कंपनीज है, या जो भी बिजनेस है, वो बोलेंगे यार नहीं करना यार इस देश में काम। क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान है और इंडिया इंडिया है? क्यों इंडिया इतना ग्रो कर गया और क्यों पाकिस्तान इतना ग्रो नहीं कर पाया? क्योंकि वो पूरे टाइम रिलीजन और इन सब में ही फंसे रहे। और हमारे देश ने इकोनॉमी और इन सबसे, ये सबसे ऊपर इट के इकोनॉमी और उसको समझा। अगर हम भी वापस वहीं उनकी तरह चले जाएंगे कि वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो वो ग्रो नहीं कर रहे, तुम भी ग्रो नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? वो तो पीछे ही है ना तुमसे। हम बोलते हैं कि जाओ पाकिस्तान देखो। अरे पाकिस्तान क्यों देखो? पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे है। आप आगे बढ़ने के लिए अपने से नीचे वाले को देखोगे कि अपने से ऊपर वाले को देखोगे? ऊपर वाले वो देखो ना, जो बेटर है आपसे, जहां पे नहीं है। आप यूएस को देखो, क्यों देख रहे हो आप पाकिस्तान को? क्या बात समझ में आ रही है ना? और अल्टीमेटली क्या है, ये एक बात बहुत सीधी सी बात है, हम देश एक है जहां सबको रहना है, इसको आप कुछ भी करके अलग नहीं कर सकते हो।
क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है, आप अलग कर नहीं सकते हो, साथ में रहोगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तुम भी ग्रो करोगे, हम भी ग्रो करोगे। एजुकेशन की बात करो ना, लिटरेसी की बात करो, पढ़ा, अरे कंपेयर करना, बोलो हाँ हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को और पढ़ाएंगे, आपस में दोनों एक दूसरे को पढ़ाने के लिए लड़ो ना, तो वो भी पढ़ाएंगे, तुम भी पढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे, है ना। उनके 2 बच्चे तो हम 4 पैदा करेंगे, क्या सिस्टम है? क्या बात समझ में आ रही है? कोई सिस्टम थोड़ी है। तो बेसिकली आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्लियर है क्या? तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, ये, और मैं देख रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं ना, बच्चे छोटे छोटे 12th क्लास के बच्चे आके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अबे तुम चिल्लर, ठीक है, अता पता कुछ है नहीं, लॉजिक कॉमन सेंस है नहीं, और लगे हैं कि नहीं हाँ ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना है उसको, ठीक है, ड्राइंग उससे बन नहीं रही है, ठीक है, क्या नक्शा पता नहीं होगा उसको भारत का, उसको हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या बात समझ में आई? तो कुछ नहीं कर सकते उनका, ठीक है क्या, मतलब किसी भी एक रिलीजन की तरफ बायस्ड नहीं होना चाहिए, ये मतलब मेरा पर्टिकुलरली मानना है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस का वैल्यू सिस्टम क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सब क्या है? ये होते हैं बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? कि जो बिजनेस के कंट्रोल में, जो बिजनेस के अंदर चल रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? हम कैसा वैल्यू सिस्टम बनाते हैं, हम कैसा कॉर्पोरेट कल्चर बनाते हैं, इंप्लॉइज को कितना राइट देते हैं बोलने के लिए, ठीक है, उनके ओपिनियंस को कितना सुना जाता है, क्या हम माल ओरिजिनल यूज करते हैं कि कैसा यूज करते हैं, ये सब क्या है? हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया? अब इनने के करके समझाया, माइक्रो इन्वायरमेंट में सप्लायर, कस्टमर, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक। एक्सटर्नल एनवायरमेंट मैक्रो में समझाया है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट और डेमोग्राफिक एनवायरमेंट और नेचुरल एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल। इंटरनल एनवायरमेंट में आ गया वैल्यू सिस्टम, और क्या आ गया? मिशन ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन, वैल्यूज। माइक्रो और इंटरनल में ये फर्क है, माइक्रो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज, ये सब क्या है? बाहर के, इन पे मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है। इंटरनल में क्या है? मेरा फुल कंट्रोल। माइक्रो क्या होता है? जिसमें डे टू डे में इंटरेक्ट करता हूं, माइक्रो, जिससे डे टू डे में इंटरेक्ट नहीं करता हूं, मैक्रो। लेकिन माइक्रो मैक्रो दोनों एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है? जिससे मैं डे टू डे में, मतलब जिसको, जो मेरे कंट्रोल में है, कि मेरे बिजनेस के अंदर का वैल्यू सिस्टम क्या होगा, मेरा काम करने का तरीका, मेरा मिशन क्या होगा, मेरा बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? ये मेरे हाथ में है पूरे पूरे से। मेरा कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, मैं एम्प्लॉइज को कितनी छूट देता हूं, ये सब क्या है? ये मेरे अंदर के सिस्टम से, ये मेरे कंट्रोल में। वो क्या है? इंटरनल, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये सब क्या हो जाते हैं? तुम्हारे इंटरनल हो जाते हैं। नहीं समझे कि समझ गए? फटाफट बोलो। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या बचा है अभी? पेप्सी की केस स्टडी बोल रहे हो? आ जाओ। अरे परेटो एनालिसिस बचा है ना, परेटो, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ एंड परेटो एनालिसिस, परेटो। पहले सीपीएम परेटो पढ़ेंगे, सीपीएम। पर्ड सीपीएम, यहीं से शुरू है ना पर्ड सीपीएम? हाँ, मैं बताऊं क्या होता है सीपीएम बेसिकली। अब कोई एक बिजनेस है, मैं एक बार शॉर्ट में क्रक्स बता दे रहा हूं। अगर कोई एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज लगती हैं, जिसमें बहुत सारी क्या लगती हैं? एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर रॉ मटेरियल को ग्रेड किया जाता है। ग्रेड मतलब कई बार होता है ना, जैसे आपने धान खरीद के ले आए या कुछ लेके आ गए, फिर उसकी छटनी होगी, है ना, ऐसा कुछ ग्रेडिंग टाइप का एक काम होता है। बात समझ में आ रही है? फिर ग्रेडिंग टाइप के बाद उसको फिर क्लासिफाई किया जाता है कि वो कहाँ कहाँ यूज होगा। हाँ, क्लासिफाई करने के बाद उसको क्या करते हैं? मान के चलो प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? प्रोसेस।
प्रोसेस होके क्या होता है, सेमी फिनिश गुड बनता है। अच्छा, प्रोसेस होके मान के चलो 4 प्रकार के मटेरियल निकल के आते हैं। अब वो 4 प्रकार के मटेरियल से 4 अलग अलग चीजें बनती हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है चारों की कंप्लीट, बोलो हाँ या नहीं। फिर चारों की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। हाँ, फिर उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है बिजनेस में, बोलो हाँ या नहीं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ क्या बोलता है कि आपको ना ये पूरा एक पीरियड लेता है, एक समय लेता है, और ये समय बहुत कीमती होता है। तो हम कैसे कौन से प्रोसेसेस को, कई बार बिजनेस फालतू में प्रोसेसेस कर रहा होता है, तो कौन कौन से प्रोसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट रूट बना सकते हैं, और कैसे हम कुछ एक्टिविटीज को, जैसे अब ऐसा है कि पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। ऐसा जरूरी हर बार नहीं होता है, पर नॉर्मली बिजनेस ऐसा कर रहे होते हैं। क्यों ना ऐसा कि 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 के बाद 3 और 4 एक साथ पैरेलली चल जाए। बात समझ में आ रही है। फिर यहां से 4 हो जाए, फिर यहां से 5 हो जाए, तो यहां से फिर छठवां एक्टिविटी, यहां से आगे मिलेंगे तो छठवीं एक्टिविटी चालू होगी। बात समझ में आ रही, मतलब फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट, एलिमिनेटिंग द एक्स्ट्रा स्टेप्स, एलिमिनेटिंग द एक्स्ट्रा स्टेप्स, पैरेलली करके कैसे भी करके शॉर्टेस्ट रूट बनाना, और कितनी जल्दी काम को वो कंप्लीट, उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है उसको, ताकि एफिशिएंसी हमारी बढ़े। उसको हम बोलते हैं PERT CPM के अंदर पढ़ते हैं। PERT थोड़ा सा अलग होता है, CPM थोड़ा सा अलग होता है, मोटा मोटी बातें इनकी एक जैसी आसपास यही रहती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोल के बताओ। हाँ, चलो। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब्स दैट एनी मैनेजर कैन टेक into the on is the management of large scale project that requires coordinating numerous activities throughout the organization। तो उनको काहे की प्रॉब्लम जाती है, कोऑर्डिनेशन की। काहे की, अरे यार काहे की प्रॉब्लम जाती है, खाने आने के बाद ना तुम लोग को ऐसे पढ़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम बैठे रहे तो डेड जैसे, ठीक है। ऐसे बैठे हुए बंदा अंदर ही हो रहा है ना, पूरा शरीर लगा हुआ है वो खाना जो खाया उसको प्रोसेस करने में। नालायक, थोड़ा कम खाया करो, एकदम ऐसे ठूस के नहीं कर लिया करो कि बिल्कुल एकदम बैठे हुए चल भी नहीं पा रहे हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। A myriad of details must be considered in planning how to coordinate all these activities, in developing a realistic schedule, and then in monitoring the progress of the projects, ठीक है क्या। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू अटेन गोल मेड एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। PERT एंड CPM टू कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों एक साथ काम करते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूटिलाइज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दीज टू आर नेटवर्क बेस्ड शेड्यूलिंग मेथड, क्या नेटवर्क बेस्ड शेड्यूलिंग मेथड्स that exhibit the flow and sequence of the activities, जो बताते हैं क्या flow और क्या sequence होना चाहिए, that exhibit the flow and sequence of the activities and events. These techniques make heavy use of networks to help plan and display the coordination of all the activity। नेटवर्क को यूज करके आप क्या कर पाओ, प्लान कर पाओ ये सारी एक्टिविटीज को। First developed by the United States Navy in 1950s to support the US Navy Polaris nuclear submarine project, PERT is commonly used in conjunction with the critical path method। PERT और CPM को एक साथ यूज किया जाता है। After discovery by Navy, it found applications all over the industry। Duo points critical path method was invented at roughly at the same time as PERT। Today PERT CPM have been used for variety of projects including the following types। इन सारे टाइप्स में उसको यूज किया जाता है। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया। ये देखो, एक बार ऐसे देखोगे समझ में आ जाएगा। यहां देख रहे हो, हेलो, हमारे पास जॉब ABCDE है करने के लिए, है ना। हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेट है, 1 2 2 4 2 3 3 4 4 5, मतलब हाँ ठीक है। देखो, ये सेल्स डिपार्टमेंट का, ये प्रोडक्शन, ये इतने इतने
टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब कितना लगेगा, 14 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 10 दिन, टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 45 दिन। टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 45। अब इनने बनाया ये देखो ये कि पहले 1 करें, 1 में कितना लग रहा है, जो ए है 1 से 2 जा रहे हैं, मतलब ये जो डायग्राम बनाया है ए एक्टिविटी 1 से 2 में जाने के लिए, इसको बोला है ए। ये है जॉब नंबर ए, हाँ, जिसमें कितने दिन लग रहे हैं, 14 दिन। अब 2 से कितना करना है, बी, 2 से क्या है, 4। तो एक एक्टिविटी ये चलेगी और एक एक्टिविटी ये चलेगी। नहीं आ रही क्या, आ रही बात समझ में? ये जो 2 से 4 चलेगी वो है एक्टिविटी बी। वो कौन सी एक्टिविटी है, बी। और जो 2 से 3 चलेगी वो कौन सी एक्टिविटी है, सी। बात समझ में आ रही है? अब देखो 2 से, चलो ये पहले बता देता हूं, यहां कितने लगेंगे, 10 दिन, और यहां कितने लगेंगे, 7 दिन। अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 3 से 4 कितने दिन लगेंगे, 4 दिन, जिसको क्या बोला गया है, डी। और 4 से 5 कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। बोलो हाँ या नहीं। अब तरीके क्या क्या है हमारे पास, नीचे तरीके देखो, दिख रहा है तुमको सबको, ये मिटा रहा हूं मैं, एबीसीडी तो लिखा ही हुआ है पहले से, मैं दिखा रहा हूं तुमको कि 1 से 2 करें, 1 से 2 करें, 2 से क्या करें, 4, 2 से क्या करें, 4, 4 से क्या करें, 5। अब देखो यहां कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन। तो ये पैरेलली 7 दिन में हो ही जाएगा ना, साथ साथ में। नहीं आई बात समझ में? यहां कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन, और यहां कितने लग रहे हैं, 7 दिन। तो यहां पे तुम ये 10 दिन करोगे, ये 7 मतलब ये 7 दिन में हो जाएगा, हाँ। और 4 से फिर यहां से ये इसको 4 दिन लगेंगे, और फिर यहां 4 से 5 कितने लग जाएंगे, 10 दिन। तो अल्टीमेटली कितने हुए, 14 दिन, 10 दिन और 10 दिन, टोटल कितने देर लगे, 34 डेज। हाँ, ये 7, 3, 10 और 11 हो गया, ये बोल रहे हो ना? क्रिटिकल पाथ, जिसमें सारी चीजें कवर हो रही है, उसको क्या बोला इनने, क्रिटिकल पाथ। हाँ या नहीं बताओ फटाफट, एक बार ना इसको रीड करते हैं। हाँ वही तो बात हुई, वो 7 और 4 11 दिन लग रहा है, उतने दिन में वो 10 दिन का काम भी हो जाएगा। इसीलिए तो क्रिटिकल पाथ किसको चुना हमने, इसलिए क्रिटिकल पाथ, एक सेकंड एक सेकंड, 1 से 2 14, ये 7 और ये 4, तो कितने हो गए, 7 और 4 कितने हो गए, 11। इतने में ये भी दिन हो गए, काम हो गया यहां से, बोलो हाँ नहीं, 10 दिन का। और अल्टीमेटली यहां कहां गए, 4 से 5 कितने दिन लगे, 10 दिन। नहीं समझे कि समझ गए? तो सही बात क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। हाँ बोलो मानसी क्या बोल रही हो? पहले, और यहां पहले अगर हर एक्टिविटी के ले रहे तो कितने दिन आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 40। अगर हर एक्टिविटी को एक के बाद एक के बाद एक के बाद, पहले ए करने में कितने दिन लग रहे थे, 14 दिन। बी करने में कितने दिन लग रहे थे, 10 दिन। सी करने में कितने लग रहे थे, 7 दिन। डी में कितने लग रहे थे, 4 दिन। ई में कितने लग रहे थे, 10 दिन। इन सबको प्लस किया तो कितने आ रहे थे, 45 डेज। अगर एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी करते, पैरेलली ये क्रिटिकल पाथ नहीं निकालते, तो कितने दिन लगते, 45 दिन। बोलो हाँ या नहीं? और हमने जो फाइनल पाथ चुना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सीधी सी बात है, ये 2 दिन, ये जो 2 एक्टिविटी जितनी देर में हुई, कितनी लगी, 11 दिन लगे। जितने दिन में ये क्या हो गए, 10 दिन यूज हो गए। बोलो हाँ नहीं? यहाँ पे 10 दिन का काम हो गया, तो अल्टीमेटली आपके 10 दिन क्या हो गए, बच गए। टोटल कितने डेज आ रहे थे, 45, और यहाँ पे टोटल कितने आए हैं, 35। अरे नहीं समझे कि समझ गए? हाँ या नहीं फटाफट बोलो। अभी 2 मिनट के लिए रीड करते हैं पहले अपन, फिर डाउट पूछना, ठीक है? चलिए आइए पढ़ते हैं। Each project consists of numerous independent jobs activities. It is vital to identify and distinguish the various activities required for the completion of project and list them separately. उनको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। After listing the order of precedence for these jobs needs to be determined. Certain jobs will have to be done first. Therefore the jobs have to be completed before others should be determined. मतलब क्या है, कई बार जैसे ये वाले में जब तक ए नहीं होगा
तब तक बी हो नहीं सकता, लेकिन ए के बाद बी और सी दोनों साथ में हो सकते। चलो ए वाली एक्टिविटी का नाम पकड़ो, क्या है, क्या दिया डिस्क्रिप्शन, फोरकास्टिंग यूनिट्स ऑफ सेल। बी क्या है, प्राइसिंग सेल्स, क्या बात समझ में आ रही है। और सी क्या है, प्री प्रोडक्शन स्केड्यूल्स। जब तक फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स यूनिट नहीं होगा तब तक प्राइसिंग ऑफ सेल्स भी नहीं हो सकता और प्रिपेयरिंग स्केड्यूल यूनिट्स भी नहीं हो सकता। और बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, ये वाला काम सेल्स डिपार्टमेंट का है, ये वाला काम सेल्स डिपार्टमेंट का है, और ये वाला काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। तो जब तक सेल्स डिपार्टमेंट प्राइसिंग ऑफ सेल्स कर रहा है तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, प्रिपेयरिंग एंड प्रोडक्शन स्केड्यूल कर लेगा। ये दोनों काम पैरेलली हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अच्छा, जब प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल होगा तभी कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन होगा, इसके पहले ये नहीं हो सकता। मतलब कॉस्टिंग और ये मतलब कि सी और डी साथ में नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है। जब तक स्केड्यूल नहीं बनेगा तब तक कॉस्ट कहां से निकलेगी। अरे हाँ बोलो ना यार। इसलिए देखो इन्होंने क्या किया, जब यहां पे सी को खत्म किया तब डी को क्या किया है, चालू किया है। तब डी को क्या किया है, चालू किया है। और जब देखा डी को करने में 4 दिन लग रहे हैं, 7 में लाके कितने दिन लग रहे हैं, 11 दिन। तो ये इसके पैरेलली 10 दिन में हो सकता है, हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। और आखिरी में क्या होगा, प्रिपेयरिंग ऑफ बजट। बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक ऊपर वाली सारी एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए ये दोनों आके मिले यहां पे, उसके बाद ये अकेले आखिरी स्टेप आया है। ये चार्ट के शेप का भी मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अरे हाँ ना बोलना है, ठीक है। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं अंदर। लिस्ट कर लो, ऑल सच रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट जॉब्स नीड टू बी क्लियरली लेड डाउन। आपको क्लियरली, सुन रहे हो, आपको क्लियरली लेड डाउन करना पड़ेगा। क्या लेड डाउन करना पड़ेगा, कौन सी जॉब कब किस सीक्वेंस में होनी है। कि ए सबसे पहले होना जरूरी है, बी और सी पैरेलली हो सकती है, लेकिन ई नहीं हो सकती जब तक बी सी डी कंप्लीट नहीं हो। बात समझ में। तो आपको ये जो रिलेशनशिप्स है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दस अ पिक्चर ग्राफ पोर्ट्रेइंग ईच ऑफ दीज जॉब शुड बी ड्रॉन शोइंग द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर रिलेशनशिप, जो हमने बनाया 1-2 वाला, ठीक है क्या। दिस ग्राफ शोज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच जॉब। दिस इज नोन एज द प्रोजेक्ट ग्राफ और The 3 steps given above can be understood with the help of an example. Suppose a manager wishes to draw a project graph of preparing an operating budget for a manufacturing firm. वही जो नीचे अपन ने example पढ़ा. To accomplish this project, the company salesman must provide sales estimate in units for the period of the sales manager, who would consolidate it and provide it to the प्रोडक्शन मैनेजर। पहले सेल मैनेजर देगा, वो उसको बना के प्रोडक्शन मैनेजर देगा। ही वुड ऑल्सो एस्टिमेट मार्केट प्राइसेस ऑफ द सेल एंड गिव द टोटल वैल्यू ऑफ द सेल्स ऑफ द यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड असाइन मशीन्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर। मतलब एक सेल्समैन जाएगा, वो एस्टिमेटेड सेल निकाल के देगा, वो सेल्स मैनेजर को देगा, सेल्स मैनेजर उसको कंपाइल करेगा, प्लस साथ में क्या लगाएगा, उसके बाद क्या लगाएगा, सेल्स प्राइस जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, सेल्स प्राइस तय करेगा। फिर वो डेटा किसको दे देगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। किसको दे देगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। क्या बोल के कि तुम भैया इतने यूनिट्स की अपनी तैयारी करो। हाँ या नहीं आया। He would also plan the requirements of labor and other inputs and give the schedule together with the number of units to be produced to the accounts department. At the same time वो कागज वो किसको दे देगा कि भैया इतनी लेबर, इतना रॉ मटेरियल, इतना हमको चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है। Who would provide cost of production data to the budget officer? फिर वो क्या करेगा, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेटा किसको दे देगा, बजट ऑफिसर को। और बजट ऑफिसर फाइनली क्या बना देगा, यूजिंग दिस प्रोवाइड इन द सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर वुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द फाइनेंस में बजट बना देगा। हाँ या नहीं बोलो। तो सबसे पहला काम क्या होना है, फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स। क्या होना है, फोरकास्टिंग ऑफ सेल। फिर क्या होगी, प्राइसिंग ऑफ सेल। कई बार क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों, ये जैसे 1 to 4, जब तक सेल्स फोरकास्ट नहीं आती कि कितने यूनिट्स बिकने वाले हैं, तब तक प्राइस का फोरकास्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कितनी बेचनी है उस पर प्राइस डिपेंड करता है ना। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती कि दोनों साथ में हो जाती तो हमारा डायग्राम हो सकता है ऐसे शुरू होता कि एक एक्टिविटी ए हो जाए और एक एक्टिविटी बी हो जाए, ए और बी साथ में हो जाए। बोलो हाँ नहीं। पर अपना डायग्राम में शुरू हुआ क्या, नहीं। अपना पहला डायग्राम कैसा हुआ, ए, फिर यहां से गए क्या, बी और सी, क्योंकि बी और सी पैरेलली हो सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है और दोनों को ए की जरूरत है। बोलो हाँ या नहीं। अगर मान के चलो सी को बी की जरूरत होती
तो मैं यहां नहीं बनाता, फिर मैं बी से क्या बनाता, सी, और फिर यहां बनाता। बोलो हाँ या नहीं? फिर वो 45 दिन ही लगते। लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई तो काम ऐसा होगा जो दो अलग अलग डिपार्टमेंट का होगा और जो पैरेलली। नहीं आई है बात समझ में? पक्के से आई है। बस यही इनने एग्जांपल दे दिया। सर्कल 2 and 4 रिविजन जॉब विच विल बी टेक इन 10 days, सो ऑन इट वुड बी सी। ये पूरा वही दिया हुआ है। ये ऐसे अलग अलग सीपीएम बनते हैं, देख रहे हो क्या? ये भयंकर होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है पूरी पार्ट, पर तुमको सिर्फ थ्योरी है एसएम में। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। समझ गए? एडवांटेजेस ऑफ पर्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पर्ट एक बार अब भी रीड करो, अब भी रीड करो, और ज्यादा होशियार ना बनो, अब भी रीड करो। पर्ट सीपीएम के बीच में डिफरेंस बिटवीन रीड करो। नहीं समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन मैं बताऊंगा पर्ट सीपीएम का, पर एक बार आप रीड करोगे। एडवांटेजेस का 4 पॉइंट समझ नहीं आया। द पर्ट टाइम इज बेस्ड अपॉन 3-way एस्टिमेट and is most objective time in the light of uncertainties and results in the time forecasting। मतलब ये 2-3 लेवल को कवर करके चलता है, इसलिए बेटर एक्यूरेसी के साथ फोरकास्टिंग होती है। दैट्स इट। चलो हो गया। ये मैं वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ा दूंगा, उसके पहले मैं पेप्सी की केस स्टडी पढ़ा दे रहा हूँ। चलेगा क्या? आओ, पेप्सी की केस स्टडी क्या है? स्कॉडा की तुमको पढ़ के आनी थी ना। पेज नंबर बोलो ना, पेप्सी का कहाँ है? चलो, वी हैव डिस्कस स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, स्वॉट पढ़ा था पेप्सी का, याद है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो बोल रहा है वी हैव डिस्कस्ड स्वॉट एनालिसिस ऑफ पेप्सी कंपनी, पेप्सिको, in our previous topic. Now here we are going to discuss the TOWS matrix of PepsiCo. Keeping in mind its SWOT analysis, following is the detailed analysis of PepsiCo TOWS matrix. पहले एक काम करो, ऊपर जाओ और PepsiCo की SWOT एनालिसिस खोलो। कहाँ पे, कौन से पेज नंबर पे बताओ? हाँ, कोका कोला की बता दो। ये हाँ, स्ट्रेंथ एक बार इसकी देख लो। मोस्ट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट पार्टनर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन 650 लैंग्वेजेस। द मार्केट टेरिटरी स्पैम्स नियरली 200 कंट्रीज में है ये। सेलिंग नॉट ओनली कोला बट ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ बेवरेजेस। लॉन्ग हिस्ट्री विथ सर्टेन स्टेटस। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटी, वीकनेस क्या है? नो सर्टेन इंटीग्रेशन एंड कॉमन गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फेलियर टू डेवलप न्यू टेस्ट, तो तब से वही चली जा रहा है ना। ग्रेजुअल टेस्ट ऑफ कस्टमर, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। लॉस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, नए नए मार्केट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट डेवलपमेंट समझते हो ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। अरे पढ़ के आए हो यार, हाँ ना बोलो। थ्रेट क्या है? पेप्सी इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। प्रोडक्ट्स में नॉट बी फेवर्ड बाय यंग पीपल टुडे। ठीक है, और प्रोडक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ। सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है। ओलंपिक गेम्स स्पॉन्सरशिप, पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप, चाइनीज रूरल मार्केट एंट्रेंस, अमेरिकन फिल्म मार्केट एंट्रेंस। ठीक है क्या? अब आ जाओ नीचे वाले में। कौन सा पेज था? यही था ना। WT यानी टोस मैट्रिक्स, याद है क्या था? मैक्सी मैक्सी, मिनी मैक्सी, मैक्सी मिनी, मिनी मिनी, याद है? तो VT WT क्या है बताओ, उसको क्या करोगे? मिनी मिनी। ये क्या है बेटा? मिनी मिनी। हाँ, तो क्या बोल रहा है? वन वीकनेस ऑफ पेप्सी possesses that it is very strong, it has very strong taste, is really feels that something highly toxic going inside the body, whereas same product the coke is not much strong, मतलब बहुत ज्यादा strong होता है तो थोड़ा toxic होता है। ठीक है, they also have a problem of imitators as receive complaints from customers that they find take product in डिस्गाइज ऑफ पेप्सी प्रोडक्ट, मतलब कॉपी वॉपी बड़ा आसानी से हो जाता है। नकली पेप्सी भी खूब बिकी। लार्ज साइज में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, न्यू 1 कैलोरी प्रोडक्ट्स हैव नो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस।
ठीक है क्या? जेनरिक ब्रांड्स कैन मेक सिमिलर ड्रिंक्स चीपर, इट इज ऑल्सो बिग थ्रेट फॉर एनी कंपनी, पीपल में लाइक और डिसलाइक न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट, मतलब नए लॉन्च के प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं। कुल मिला के वीकनेस और थ्रेट दी हुई है, बोलो हाँ या नहीं। एक बार ये पूरे रीड करोगे, फिर इनने यहाँ पे नीचे ग्राफ बनाया, अच्छा ग्राफ बना ही नहीं है, अच्छा क्या है, फिर उसका वो फिर चार्ट बनाएंगे ये लोग, सुन रहे हो? एक साइड पूरे WT लिख देंगे, एक साइड सारे क्या लिख देंगे, WT, सॉरी WT, यहां क्या आएगा SO, ठीक है, और क्या आएगा ST आएगा, WI, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी, यहाँ थ्रेट, यहाँ स्ट्रेंथ, यहाँ वीकनेस। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। बस ये यहाँ पे इनने लास्ट में नाम लिख दिए किसका क्या क्या था, बहुत भयंकर की स्टडी कुछ है नहीं समझने वाली, बस इनने क्या दे दिया, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या वीकनेस अपॉर्चुनिटी और क्या क्या वीकनेस और थ्रेट है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया, इसको भी गो थ्रू कर लो, मैं नहीं करा रहा हूँ क्लास में इसको। लार्ज साइज में लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, मतलब कि यहां पे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इतना बड़ा हो जाए कि आप मैनेज ना कर पाओ, ठीक है, कि लार्ज साइज के कारण आप क्या कर पाओ कि या तो यहां का फायदा कराएं या तो इसका नुकसान, इसका फायदा करा रहे हैं तो उसका नुकसान, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? ऊपर ऊपर से रीड करना, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, MCQ सॉल्व कर लेना इसके, चल जाएगा क्या? हाँ या ना बताओ, अरे बोलो भाई। चलो ये